गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन चलेंगे 11th की केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट है अपना, उसका सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। तो एटम क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले अगर हम बात करें एटम के बारे में, बेसिक चीजें अपने को पता है बेटा कि एटम जो होता है किसी भी पार्टिकल का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्ट जो होता है। तो कुछ इंडियन और कुछ ग्रीक फिलोसोफर ने इसके बारे में बताया था स्टार्टिंग के अंदर, और बाद में ये जो एटम वर्ड है ना वो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया। ग्रीक वर्ड लैंग्वेज में एक वर्ड होता है एटोमियो, है ना। एटोमियो का मतलब होता है अनकटेबल या फिर अनडिविजिबल पार्टिकल, यानी कि मैटर के किसी अनडिविजिबल या अनकटेबल पार्टिकल्स को अपन नाम देते हैं एटम्स। ठीक है बेटा। डॉल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी में भी अपन यही वाली बातें डिस्कस करते हैं कि जो मैटर होता है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको बोला जाता है एटम। एटम जो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। हम एटम को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही रिफॉर्म कर सकते हैं। डॉल्टन थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स यानी कुछ सिद्धांत, कुछ बिंदु अपने पास यहाँ लिखे हैं, वही बेसिक नॉलेज वाली बातें। देखो, ऑल मैटर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, यानी सभी जो पदार्थ होते हैं सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिनको एटम नाम दिया गया। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। करेक्ट ना बेटा। देन एन एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, दैट इज एटम आर इनडिविजिबल। ये वाली जो थ्योरी वो डॉल्टन के अकॉर्डिंग तो सही थी, लेकिन बाद में इसमें कुछ ड्रॉबैक आ गए क्योंकि एटम को तोड़ा गया। तो बाद में पता चला कि एक एटम जो होता है वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें अपन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। एन एटम ऑफ एलिमेंट आर आइडेंटिकल, यानी एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो प्रॉपर्टी में सारे एक समान होते हैं, और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग एटम्स होंगे। एटम्स डिफर लाइक डिफरेंट एलिमेंट्स, मास में, साइज में उनकी जो प्रॉपर्टी होगी अलग अलग एलिमेंट। जैसे अपन बात करें, एक एलिमेंट अपने पास है हाइड्रोजन, एक एलिमेंट अपने पास ऑक्सीजन। तो बेटा जो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे वो ऑक्सीजन के एटम के सिमिलर नहीं हो सकते, उनका शेप, उनका साइज अलग अलग होगा। और अगर अपन सिर्फ हाइड्रोजन वाले एटम्स को ही कंसीडर करें तो ये एटम प्रॉपर्टीज में सेम होंगे। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें सारे एटम अगर ऑक्सीजन वाले ही है तो इनके भी प्रॉपर्टी आपस में सेम होगी, लेकिन ये आपस में सेम नहीं हो सकते। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन, यानी अगर हम डिफरेंट एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कंपाउंड। जैसे अपन बात करें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये कंबाइन होके क्या फॉर्म हो रहा है बताओ, वाटर का फॉर्मेशन। इट मींस जब अपन एटम्स को, डिफरेंट एटम्स को एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और रिलेटिव नंबर एंड रिलेटिव टाइप्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम्स के नंबर सेम रहेंगे बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन। इट मींस एटम को ना तो अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना रिक्रिएट कर सकते हैं। अब वो जो हमने डाल्टन थ्योरी पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग तो क्या था कि एटम जो होता है अनडिविजिबल होता है, लेकिन आफ्टर डाल्टन थ्योरी जो बाद के साइंटिस्ट थे जैसे गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, इन साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके डाल्टन थ्योरी को रिजेक्ट बता दिया, क्योंकि एटम जो होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो एक एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। PEN, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स, दीज आर दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम, यानी एक परमाणु इन 3 अवपरमाणु कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। अपन सबसे पहले बात करें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को, तो एक डिस्चार्ज ट्यूब है अपने पास, ये इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप देख रहे हो एक कैथोड लगा हुआ है, एक एनोड लगा रखा है, और यहाँ पे हाई वोल्टेज जनरेटर यानी हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, और विथ एट वेरी लो प्रेशर। यहाँ वैक्यूम पंप लगा होता है जो इसके अंदर के प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि जब यहाँ हाई वोल्टेज और लो प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो कैथोड से कुछ पार्टिकल एनोड की ओर मूव करते हैं, है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कैथोड पार्टिकल्स है जो यहाँ से मूव कर रहे हैं एनोड की ओर, वो इनविजिबल होते हैं, वो दिखाई नहीं देते।
जब वो इनविजिबल है तो पता कैसे चलेगा कि भाई कोई पार्टिकल इधर से इधर ट्रेवल कर रहा है। इसको प्रूव करने के लिए हम साइंटिस्ट लोगों ने इस एनोड के पीछे यहाँ पे है ना, इस जगह पे कुछ केमिकल जैसे ZnS जिंक सल्फाइड एक सब्सटेंस होता है, उसको उन्होंने काम में लिया ताकि पार्टिकल जो है ना एनोड से मूव होने के बाद यहाँ इस वाले केमिकल पे जाके जब स्ट्राइक कर रहे थे, जब टकरा रहे थे, तब चमक उत्पन्न हो रही थी। करेक्ट ना? तो कैथोड से जो पार्टिकल मूव करेंगे उनके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए बताओ? नेगेटिव। ये कैसे प्रूव हो रहा है? क्योंकि सामने वाली जो प्लेट है ना एनोड, उस पर कौन सा चार्ज है बताओ? पॉजिटिव चार्ज है। तो जो पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव कर रहे हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए बताओ? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। और इन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को बाद में क्या नाम दे दिया गया बताओ? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, कैथोड से जब ये पार्टिकल मूव करेंगे तो एक रे का फॉर्मेशन होगा। बहुत सारे पार्टिकल जब एक रे के फॉर्म में कंटिन्यूली ट्रेवल करेंगे तो वो जो रे बनेगी उसका नाम क्या हो जाएगा? कैथोड रेज। तो बताओ कैथोड रेज कहां से ट्रेवल कर रही है? तो अपन बोलेंगे कैथोड रेज कैथोड से स्टार्ट होके एनोड की ओर मूव करती है। और क्या प्रॉपर्टीज हैं कैथोड रेज की? तो ये हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कैथोड रे के बारे में। जैसे फर्स्ट वन है कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गमन करती है अगर बीच में अपन कोई भी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं। मींस इन absence of electric field and magnetic field cathode rays travel in a straight line from cathode to anode। दूसरी चीज ये ना मैकेनिकल इफेक्ट क्रिएट करेगी। मतलब अगर हम कोई भी पेडल व्हील्स उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लगा देते हैं तो ये पार्टिकल उस पेडल व्हील पे जाके टकराएंगे, जिसके कारण वो क्या होगा? रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो वो मैकेनिकल इफेक्ट वहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा। कैथोड रेज हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगी। जब ये पार्टिकल बीच में किसी ऑब्जेक्ट से जाके टकराएंगे तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उस ऑब्जेक्ट से टकराने के कारण हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही फ्लोरिसेंट मेटल हमने पढ़ा था, वो जो ZnS के रूप में था ना यहाँ पे, कि जब ये पार्टिकल्स उस जिंक सल्फाइड वाले केमिकल से जाके टकराएंगे तो चमक उत्पन्न करेंगे, ताकि हमें इनकी अपीयरेंस, इनकी प्रेजेंस का पता चल सके कि भाई कैथोड से कोई पार्टिकल एनोड की ओर मूव कर रहे हैं। सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स अ पॉजिटिव टर्मिनल, यानी अगर हम कोई पॉजिटिव प्लेट डिस्चार्ज ट्यूब के अगेंस्ट या पास में लगाते हैं तो ये जो कैथोड रे होंगे वो किसकी ओर ट्रेवल कर जाएंगे? जैसे आप देखो, अगर हम यहाँ पॉजिटिव प्लेट और यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट अप्लाई करते हैं तो ये जो कैथोड रेज होगी वो किसकी ओर बेंड हो जाएगी बताओ? पॉजिटिव प्लेट की ओर बेंड हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? सिंपल, जब यहाँ पॉजिटिव प्लेट आप लगा रहे हो और इन पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज है तो ये अपोजिट चार्ज की ओर अट्रैक्ट होंगे, इसलिए पॉजिटिव प्लेट की ओर बेंड हो जाते हैं। कुछ और भी प्रॉपर्टीज है अपने पास, ये देखो, कैथोड रे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स डायरेक्शन डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आप इसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हो। कैथोड रे आर नेगेटिवली चार्ज, ये देखो अपने काम का पॉइंट है ये कि जो कैथोड रे है उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि तभी वो कहाँ पे ट्रेवल करे? एनोड की ओर ट्रेवल कर रहे थे। कैथोड रे आयोनाइज करेंगे गैस को, उस डिस्चार्ज ट्यूब में अगर कोई गैस भरी हुई है तो उसको आयोनाइज कर देगी कैथोड रेज। प्रोड्यूस एक्स रेज और कैथोड रे डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, उस डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस भरी हुई है उसकी नेचर पर कैथोड रे डिपेंड नहीं करेगी। अब अपने पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सेम जैसे डिस्चार्ज ट्यूब में जब हाई वोल्टेज और लो प्रेशर अप्लाई किया गया तो कैथोड से जैसे पार्टिकल एनोड की ओर ट्रेवल कर रहे थे ना, सेम ऐसे ही एनोड से भी कुछ पार्टिकल कैथोड की ओर ट्रेवल कर रहे थे। और एनोड से जो पार्टिकल कैथोड की ओर जा रहे थे उनसे जो रे का फॉर्मेशन हुआ उनको बोला गया एनोड रेज, पॉजिटिव रेज, कैनाल रेज। इसमें पॉजिटिव रेज जो नाम है उससे काफी बातें क्लियर हो जाती हैं कि एनोड से जो पार्टिकल कैथोड की ओर मूव करेंगे उन पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी तो वो नेगेटिव प्लेट की ओर ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। तो पॉजिटिव रेज या एनोड रेज या कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले तो ये भी क्या होगी? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। एनोड रे भी मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, वही पेडल वाला पॉइंट सेम, कॉमन पॉइंट इन एनोड रेज एंड कैथोड रेज।
ये भी हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करेगी, ये भी फ्लोरेसेंट मेटल से टकराने पर चमक उत्पन्न करेगी। और ये डिफरेंस आ जाएगा, देखो अब यहाँ पे कैथोड रेज और एनोड रेज में ये डिफरेंस आ गया। कैथोड रेज में तो आपने कहा था वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बिल्डअप हो रही है, जबकि एनोड रे के लिए अपन क्या बोल रहे हैं, देखो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। और इन्हीं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या नाम दिया गया बताओ, प्रोटॉन्स। कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं एनोड रेज की, देखो कि एनोड रेज डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिवली टर्मिनल, ये भी दूसरा डिफरेंस आ गया एनोड रेज और कैथोड रेज में। कैथोड रेज में आपने देखा था कि वो जो कैथोड रेज थी वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बेंट हुई थी, डिफ्लेक्ट हुई थी, जबकि ये कहां जा रही है बताओ, नेगेटिव टर्मिनल वाली साइड की ओर बेंट हो रही है। एनोड रेज डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द डायरेक्शन डिटरमाइन, ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ये वापस वही कॉमन पॉइंट आ जाएगा। एनोड रेज भी क्या कर सकती हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस भरी उसको आयनाइज कर देगी। और ये भी डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस एंड मटेरियल, बट ये डिपेंड करती है, मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, यानी कि एनोड रेज जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई गैस और जो इलेक्ट्रोड्स वहां पे काम में लिए गए उनकी नेचर पे डिपेंड करती है, जबकि कैथोड रेज में इसका जस्ट रिवर्स पॉइंट था। देन नेक्स्ट द थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, तीसरा अवपरमाणु कण है। इसके पहले आपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात की थी, ये है अपने पास न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, ये जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने एक न्यूट्रल पार्टिकल जिसका मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा था उसको डिस्कवर किया था, और उसी न्यूट्रल पार्टिकल को क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा जब बेरिलियम न्यूक्लियस बी, जब बेरिलियम न्यूक्लियस पर अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी करवाई जाती है, बम्बार्डेंट, तब जो प्रोडक्ट है उसमें कार्बन और साथ ही साथ एक मिलता है न्यूट्रल पार्टिकल, जिसको क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जेम्स चैडविक। कैसे की, तो ये वाला पॉइंट अपने को याद रखना है कि बेरिलियम पर जब अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की जाती है तो कार्बन के साथ ही प्रोडक्ट के अंदर एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल ऑब्टेन होता है जिसका मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा था, करेक्ट। और इन्हीं विद्युत उदासीन कणों को क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन, राइट ना। एटॉमिक मॉडल्स, यानी जो एटम होता है वो दिखता कैसा है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने मॉडल को रिप्रेजेंट किया था, विच आर नॉन एज एटॉमिक मॉडल। जैसे फर्स्ट अपने पास आ रहा है थॉमसन्स मॉडल, वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, तरबूज मॉडल, कुछ लोग गुलाब जामुन मॉडल भी बोलते हैं, कुछ इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, ढेर सारे नाम हैं। तो फर्स्ट जो ये मॉडल है एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन, इन्होंने ये प्रयास किया कि भाई एटम कैसा हो सकता है। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि एटम जो होता है वो एक सॉलिड स्फीयर होता है, मतलब एक ठोस गोले जैसा होता है, और इस पूरे स्फीयर के अंदर जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे तरबूज का जो लाल रंग का भाग होता है वो उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज के सिमिलर मान लेते हैं अपन, कि तरबूज का लाल रंग का भाग और प्रोटॉन के अंदर जो पॉजिटिव पार्ट है वो सेम सेम। और तरबूज में जो काले रंग के बीज होते हैं बीच बीच में लगे हुए, उसको इन्होंने क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन्स, यानी नेगेटिवली चार्ज पार्ट जो था। तो सिंपल वे में इसका मॉडल ये कहता है कि एटम जो होगा वो सॉलिड स्फीयर होगा, जिसमें पॉजिटिव पार्ट जो होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा वो उसके अंदर स्कैटर्ड फॉर्म होगा, बीच बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए होंगे, राइट। द फर्स्ट एफर्ट, यानी पहला प्रयास एटॉमिक मॉडल्स में जे थॉमसन ने किया था, लेकिन बाद में ये मॉडल रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये मॉडल ये चीज एक्सप्लेन नहीं करता है कि इस एटम की स्टेबिलिटी कैसे होगी। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में, बिखरे हुए फॉर्म में होंगे तो ये एटम स्टेबल कैसे रहेगा, इस चीज को जे थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अचीवमेंट तो यही है एटॉमिक मॉडल का कि इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि एटम जो होता है वो सॉलिड स्फीयर होता है, लेकिन ड्रॉबैक भी था कि वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इसमें स्टेबिलिटी को कैसे डिसाइड किया जाएगा। देन द नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल है अपने पास रदरफोर्ड, इट इज बेटर देन जे थॉमसन मॉडल। उसमें जो ड्रॉबैक्स रह गए थे उनको कुछ इंप्रूवमेंट किया गया रदरफोर्ड के इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर।
रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल यानी सोने की बहुत ही पतली सी एक पन्नी ली और एक लेड बॉक्स लिया जिसमें अल्फा पार्टिकल्स थे। ये अल्फा पार्टिकल सोने की प्लेट से पास होकर पीछे ये वही फॉस्फोफ्लोरेसेंट मटेरियल पे जाके जब स्ट्राइक हो रहे थे, टकरा रहे थे, तो ग्लू यानी कि चमक उत्पन्न हो रही थी। रदरफोर्ड ने क्या क्या ऑब्जर्व किया और उसे क्या क्या कंक्लूजन निकाले। ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल की बमबारी करवाई गोल्ड फॉइल पर, तो उनको इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन मिले कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो थे वो एटम से क्या हो जाते हैं, बिना डिफ्लेक्ट हुए स्ट्रेट ट्रेवल कर जाते हैं। इसे कंक्लूजन क्या निकाला जाएगा, सिंपल, अगर एटम से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स इजीली मूव हो रहे विदाउट डिफ्लेक्शन, दैट मींस एटम का मेजर पार्ट यानी परमाणु का अधिकांश भाग खोखला माना जाता है, खाली होता है, खोखला होता है। उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो एटम के सेंटर पार्ट के पास से होते जा रहे थे वो हल्के से डिफ्लेक्ट हुए, है ना। अब इसे क्या कंक्लूजन निकाला जाएगा, तो आपको पता है अल्फा पार्टिकल पे होता है पॉजिटिव चार्ज और वो जब एटम के पास से निकल रहे हैं तो दूर जा रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। रिपेल होने का मतलब ये कंक्लूजन निकाला जाएगा कि एटम के सेंटर पार्ट में भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, तभी यहाँ पे क्या हो सकता है, रिपल्सन, राइट। 2 पॉइंट पढ़े देखो, पहला हमने क्या पढ़ा कि मेजर अल्फा पार्टिकल, अधिकांश लगभग बहुत सारे पार्टिकल सीधे सीधे चले जाते हैं, जिससे ये कंक्लूजन निकाला गया कि एटम का मेजर पार्ट खाली यानी खोखला होता है। कुछ पार्टिकल जो एटम के सेंटर पार्ट के पास से होके जा रहे थे वो क्या हो रहे थे, स्लाइटली डिफ्लेक्ट, हल्के से विचलित हो रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज और जब ये सेंटर पार्ट के पास से जा रहे हैं तो रिपेल हो रहे हैं। इट मींस क्या होगा कि एटम के सेंटर पार्ट पे भी क्या होना चाहिए, बताओ, पॉजिटिव चार्ज। तो जो जे थॉमसन ने कहा था ना कि पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, वैसा नहीं था। इन्होंने ये क्लियर किया कि पॉजिटिव पार्ट पूरे एटम में नहीं होता है, बल्कि सिर्फ सेंटर वाले पार्ट में ही कॉन्सेंट्रेट माना जाता है। और लास्ट जो इन्होंने पॉइंट पढ़ा था कि लगभग 20,000 से केवल एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो एग्जैक्ट सेंटर की ओर गया था और 180 डिग्री कोण पे मुड़ करके वापस टर्न लेके भाग गया। ऐसा क्यों होगा, तो इससे कंक्लूजन ये निकाला गया कि जो सेंटर पार्ट है ना वो बहुत ही छोटा सा भाग होता है ना, तभी 20,000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ही यू टर्न ले रहा है, वापस 180 डिग्री पे घूम के जा रहा। तो कंक्लूजन था कि एटम का जो सेंटर पार्ट है जहां धन आवेश यानी पॉजिटिव पार्ट को केंद्रित माना जाता है, संचित माना जाता है, वो बहुत छोटा सा भाग होता है, जिससे क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस। तो अगर आपसे पूछे कि अल्फा, ये रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है इससे किसकी डिस्कवरी डिसाइड हो गई, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये आगे अपने पास कंक्लूजन्स वही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि मेजर पार्ट जो होता है एटम का वो एम्प्टी यानी कि खाली होता है। कुछ पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे सेंटर पार्ट के पास से जाते हुए, उसे एक कंक्लूजन निकला गया कि एटम का जो सेंटर पार्ट होता है वो भी पॉजिटिवली चार्ज होगा और केवल स्मॉल पार्टिकल ही वापस मूव बैक हो रहे थे। इसका मतलब जो सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट और जो मास होगा वो बहुत ही छोटे से भाग में कॉन्सेंट्रेट माना जाएगा, करेक्ट। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, यानी रदरफोर्ड ने अपने इस मॉडल का कंपैरिजन सोलर मॉडल के साथ किया। जैसे बहुत सारे प्लेनेट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे इन्होंने अपने मॉडल में बताया कि सन में जैसे एटम इज एज्यूम टू बी होलो स्फीयर, यानी एटम के अंदर भी खाली स्पेस होता है, सिर्फ वहां पे सेंटर होता है, उसके बाद सेल्स आएंगे, वो सर्कुलर जो शेप होते हैं वहां पे, तो इलेक्ट्रॉन तो कहाँ घूम रहे होंगे, उन सर्कुलर शेप में घूम रहे होंगे, वर्ताकार पथों में घूम रहे होंगे, और जो सेंटर पार्ट होगा वो यहाँ पे एज ए सूर्य की तरह आप काउंट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे होंगे इनके चारों तरफ इस प्रकार की वर्ताकार पथों के अंदर। ये अच्छा, एक और भी चीज याद रखनी है, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे घूम रहे हैं वो न्यूक्लियस से क्या होंगे बताओ, अट्रैक्ट रहेंगे। जैसे सोलर सिस्टम में अपन देखते हैं कि बहुत सारे जो प्लेनेट है वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, तो सूर्य से क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट रहेंगे। अगर ये अट्रैक्शन फोर्स हटा दिया जाएगा तो वो अपने पास से पूरे गायब हो जाते हैं, हट जाएंगे। देन रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, वही वापस कंटिन्यू पॉइंट है, न्यूक्लियस जो है सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ सर्कुलर पाथ, और इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय कौन से फोर्स,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर न्यूक्लियस से अट्रैक्ट रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। ड्रॉबैक्स, रदरफोर्ड मॉडल में भी ड्रॉबैक आ गया। कैसे? रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। तो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था, उन्होंने कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट होगा, मूव होगा, तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा, और अगर एनर्जी लूज करेगा तो वो सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ फाइनली कहां जाके गिर जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर। तो फिर तो एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। ये चीज रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो ये इनके मॉडल का एक ड्रॉबैक रहेगा। कुछ ड्रॉबैक्स और भी हैं रदरफोर्ड मॉडल के अंदर। रदरफोर्ड मॉडल फेल हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एंड द एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के चारों ओर जो सर्कुलर पाथ होते हैं, उनमें कौन से सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी एनर्जी किस प्रकार से डिसाइड की जाएगी, इसको रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। एटॉमिक नंबर्स, सम डेफिनेशंस। एटॉमिक नंबर क्या होता है? अपन किसी भी एलिमेंट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो अपॉन में तो आ रहा जेड, ये एक्स, और ऊपर की ओर लिखते हैं अपन ए। तो एक्स तो हो जाएगा उस एलिमेंट का सिंबल, जेड का मतलब हो जाएगा उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर बेसिकली होता क्या है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स के नंबर होते हैं, मींस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जैसे अपन बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। सोडियम की बात करें अपन, सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन्स, 11 प्रोटॉन है, तो अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 11, फिर Na और ऊपर लिखते हैं 23। तो 11 तो क्या हो जाएगा? सोडियम का एटॉमिक नंबर। ये Na कौन हो जाएगा? सोडियम का सिंबल। और ये 23 जो है उसको बोलेंगे अपन मास नंबर या एटॉमिक मास। जैसे ये आ गया अपने पास मास नंबर, इसको अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ए जो है ना बेटा, वो किसका सम होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर का अगर सम कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं को, तो बन जाएगा उस एलिमेंट का एटॉमिक मासेस। जैसे यहाँ पे लिखा देखो, अच्छा न्यूट्रल एटम जो होता है उसके लिए प्रोटॉन के नंबर, इलेक्ट्रॉन के नंबर और उसका एटॉमिक नंबर, ये तीनों चीजें हमेशा आपस में सेम रहेगी, लेकिन कंडीशन ये है कि वो न्यूट्रल फॉर्म में होना चाहिए, उसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। जैसे अपन बात करें सोडियम की, अगेन सोडियम के लिए लिखा हमने 11 Na23। तो अब अगर आपसे पूछे बताओ इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो ये जो नंबर है किसी भी सिंबल में अपन जो नीचे की ओर रिप्रेजेंट करते हैं वो तो हो जाएगा एटॉमिक नंबर। और जो एटॉमिक नंबर है वो किसका नंबर होता है? एक्चुअली प्रोटॉन्स के नंबर। और ये न्यूट्रल फॉर्म में, इसके ऊपर कोई प्लस या माइनस चार्ज नहीं है, तो तीनों के नंबर यानी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर इक्वल होंगे। आइसोटॉप्स, अगेन नेक्स्ट डेफिनेशन, सम स्थानिक बोलते हैं इसको। आइसोटॉप्स का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जिनमें एटॉमिक नंबर तो क्या मिलेंगे अपने को? सिमिलर। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम या ट्रिटियम। तो इन तीनों में आप देख रहे हो एटॉमिक नंबर 1 1 1 है, लेकिन एटॉमिक मास की वैल्यू तीनों के लिए क्या मिलेगी अपने को? डिफरेंस। तो आइसोटॉप कौन हुए? एक ही एलिमेंट के वे एटम्स जिनमें एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक मास की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, दे आर नोन एज आइसोटॉप्स। इसका जस्ट रिवर्स आइसोबार यानी कि समभारिक। आइसोबार क्या होते हैं बेटा? जस्ट रिवर्स का मतलब है इस बार एटॉमिक नंबर तो क्या मिलेंगे अपने को? डिफरेंट डिफरेंस। तो एलिमेंट भी डिफरेंट होंगे, इसका मतलब क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, लेकिन मास नंबर आप देखो जैसे इस वाले एग्जांपल में आर्गन है अपने पास, पोटेशियम है, कैल्शियम है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, जबकि तीनों के लिए एटॉमिक मासेस की वैल्यू क्या है बताओ? सिमिलर। तो इन तीनों को अपन यहाँ पे बोलेंगे दीज आर आइसोबार्स, राइट ना। तो आइसोबार कौन हुए? डिफरेंट एटम्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट दे हैव सेम एटॉमिक मास, ठीक है, उनको बोलेंगे अपन आइसोबार। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी रेडिएशन होती है? ऐसी रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल रहता है, और ये
वैक्यूम में भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उनको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा, डुअल नेचर का मतलब क्या होता है? तो डुअल नेचर का मतलब होता है इनमें पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। दोनों ही नेचर में अगर ये मूव करती हैं, सम फिनोमेना में ये वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं और कुछ घटनाओं में ये पार्टिकल के फॉर्म में मूव करती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अपन डुअल नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए वही फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेस, जो अभी पढ़ा था हमने कि इनमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये बिना मीडियम के ही स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकती हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है अपने पास ये वाला, इसमें आप देख रहे हो बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, इनके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, जो अपर साइड वैल्यू दिख रही है आपको वो इनकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, यानी जिनको आवर्ती के घटते क्रम में या फिर वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो ये जो एक स्पेक्ट्रम बन रहा है अपने पास, इसी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सिंपल सी डेफिनेशन, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है तो जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे यहाँ पे अपने को गामा रेज मिल रही है, देन एक्स रेज, यूवी रेज, और ये छोटा सा पार्ट जो अपने को यहाँ दिख रहा है इसको बोलेंगे अपन विजिबल रीजन, दृश्य क्षेत्र, जो वॉयलेट से लेके आपको पता है रेड कलर की ओर चलता है, और इसका वेवलेंथ रेंज अपने को दे रखा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या, मतलब कुछ डेफिनेशंस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। फर्स्ट अपने पास है वेवलेंथ, तो जो ये वेव का पैटर्न बना रखा हमने उसमें दो नियरेस्ट क्रेस्ट या दो नियरेस्ट ट्रॉ के बीच की जो डिस्टेंस होती है, टू कंटिन्यूअस क्रेस्ट या फिर टू कंटिन्यूअस ट्रॉ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन बोलेंगे वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ को आपको एंगस्ट्रम में गिवन हो सकता है, नैनोमीटर में गिवन हो सकता है, तो ये कन्वर्जन अपने को पता होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -9 मीटर, 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू 10 की पावर -10 मीटर। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये कन्वर्जन करना है, मीटर में रखना है SI यूनिट के अंदर। अनदर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज फ्रीक्वेंसी, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण का ये अगला गुण है आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पर सेकंड कितनी वेव पास हो रही है, यानी किसी वेव के प्रतिरूप, वेव के पैटर्न में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पर सेकंड निकलने वाली तरंगों की संख्या को फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इसकी जो यूनिट होती है या तो आप लिख सकते हो 1/सेकंड या अपन लिख सकते हैं इसके लिए सेकंड इनवर्स, और यहाँ अपने पास एक और यूनिट मिल रही है SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज हर्ट्ज। बड़ी यूनिट में अपन किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज ये भी बोलते हैं। द थर्ड अपने पास एम्पलीट्यूड, तो जो मीन पोजीशन होता है वहां से उस वेव का कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। वेव नंबर, ये वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करेंगे और ये है अपने पास वेवलेंथ का जस्ट रेसिप्रोकल, यानी वेव नंबर इज द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। न्यू बार इक्वल्स टू 1/लैम्डा। तो जो लैम्डा का यूनिट था मीटर वगैरह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लैंक ने कहा था कोई भी लाइट सोर्स होता है, जैसे अपन मान लो कोई लाइट सोर्स बना देते हैं यहाँ पे, इस लाइट सोर्स से जो एनर्जी होती है जो अलग अलग डायरेक्शन में इस लाइट सोर्स से मूव करेगी, वो एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स या छोटे छोटे बंडल्स के रूप में मूव होती है। एनर्जी के इन छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल को बोला जाता है क्वांटम या फिर फोटोन, राइट ना। और अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक वो जो क्वांटम या फोटोन होते हैं उनकी जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और जब अपन प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट मिलेगा आपको, स्मॉल h से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट ना। आपको इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 और इसकी यूनिट है जूल इंटू सेकेंड, है ना। अच्छा, इस फॉर्मूले में थोड़ा कन्वर्जन भी अपन कर सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि न्यू को क्या लिखा जा सकता है, न्यू इक्वल्स टू
सी अपॉन लैम्डा। तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू एच एज इट इज, और न्यू को हम चेंज करके लिख देंगे सी अपॉन लैम्डा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। अच्छा, इन सब नोटेशन का मीनिंग क्या है? E तो कौन हो जाएगा? एनर्जी ऑफ फोटोन। H कौन है? प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या थी बताओ? ये 6.62 इंटू 10 की पावर -34। और C जो है ना बेटा, वो है स्पीड ऑफ लाइट। इसकी भी वैल्यू स्टैंडर्ड होती है, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मालूम एक जब फोटोन होगा तब तो एनर्जी का फॉर्मूला अपने को क्या लिखना है? E इक्वल्स टू एच न्यू। इफ नंबर ऑफ फोटोन्स आर स्मॉल n, यानी अगर फोटोनों की संख्या n हो, तब आप इसी फॉर्मूले को क्या करोगे? n से मल्टीप्लाई। तो E इक्वल्स टू n इंटू एच न्यू हो जाएगा। तो ये थी अपनी प्लैंक की क्वांटम थ्योरी। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस वाली क्लास में अपन यहीं तक समझेंगे, बाकी बातें अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।